Hello everyone. We are doing chapter staffing of class 12th. We have done staffing and recruitment topic of this chapter. Today we will continue this chapter. In today's class, we will read training and development and selection process. As you know what is the meaning of selection, I have told you earlier in my previous class. सिलेक्शन मीन्स कुछ ऐसे पर्सन्स को सिलेक्ट करना जो बिल्कुल सूटेबल हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस पोस्ट के लिए हमें वो पर्सन्स चाहिए थे। ठीक है, तो सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रोमाइजिंग एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोस्ट है, खाली पोस्ट है, उसके लिए हमने सबसे सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, इसी को ही सिलेक्शन बोला जाता है। अब सिलेक्शन करते कैसे हैं उसकी एक प्रोसेस भी है पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको रिक्रूटमेंट की बताई और जैसे मैंने आपको स्टाफिंग की बताई। तो सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। सबसे पहले तो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें लोगों को रिजेक्शंस भी मिलती हैं। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, उसमें हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते, सबकी एप्लीकेशंस ले लेते हैं। तो सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से। अब जैसे रिक्रूटमेंट जब हमने की तो उसमें क्या था, हमने सभी लोगों की एप्लीकेशंस ले ली जो जो हमें देता गया। अब सिलेक्शन जब हमने करनी है, इसका सबसे फर्स्ट प्रोसेस रहेगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं ना, उन एप्लीकेशंस में जो कैंडिडेट्स ने डेटा फिल किया हुआ है उसको हम रीड आउट करेंगे। और उस डेटा के बेस पर अगर हमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसी लग रही हैं कि ये हमारे काम की नहीं है, ये पर्सन हमारे काम के नहीं है, तो हम उसे वेरी फर्स्ट स्टेज पर ही रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ उनकी एप्लीकेशंस को ही स्क्रीनिंग करके। कैसे? जैसे मान लो कि हमें ना हमें मैनेजर की हमारे यहाँ पोस्ट वैकेंट है, तो मैनेजर हमें कोई यंग नहीं चाहिए, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए। एज्ड, एज के साथ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो हमें चाहिए 30+। पर जो एप्लीकेशन है उसमें से 10 एप्लीकेशन ऐसी हैं वो पर्सन 27-25 ईयर्स के हैं, तो उनको हम एज मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इस टाइप की हमने सारी जो एप्लीकेशन थी वो पहले ही रिजेक्ट कर दी वेरी फर्स्ट स्टेज में ही। या फिर मान लो कि हमें सेल्समैन चाहिए, काफ़ी यंग सेल्समैन, यूथ की ज़रूरत है हमें, 25, 24, 27 ईयर्स की। तो वहाँ पे अगर हमें किसी 40 ईयर के पर्सन ने अगर एप्लीकेशन भेज दी तो हम इस टाइप की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे। हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, उसके बेस पर हम स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट स्टेज पे कुछ तो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो बची, उनका जो बचे हैं लोग, उन कैंडिडेट्स का हम सिलेक्शन टेस्ट करेंगे, एक रिटन टेस्ट लेंगे हम। जो रिटन टेस्ट है वो कंपनीज जैसी जैसी पोस्ट है ना उसके हिसाब से, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेन करेंगी। ठीक है, तो कई तरह के टेस्ट होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी टाइप का टेस्ट लेगी, कोई किसी और टाइप का लेगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है। तो एक तो इसमें होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि कैंडिडेट के आईक्यू लेवल का पता लग जाए कि उसको नॉलेज कितनी है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका उसके बारे में पता लग सके। उसके इंटेलिजेंस लेवल को पता क्यों हम करना चाहते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम करता है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो क्या सही डिसीजन ले भी पाएगा या नहीं। अगर पर्सन इंटेलिजेंट है, आईक्यू लेवल अच्छा है, तो वो गुड डिसीजन ले सकता है। ठीक है, सेकेंड टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि अगर हम उसको कुछ सिखाएं, कोई नया काम सिखाएं, तो क्या उसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, उस काम को जल्दी से सीख पा सकता है या नहीं सीख सकता वो। हमने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये वाला टेस्ट लेना है कि फ्यूचर में अगर उसको कोई नया काम सिखाया जाए, कोई नई जॉब सिखाई जाए, तो क्या वो इस एबल है अभी कि वो उस काम को सीख सके। कभी हम ऐसे किसी पर्सन को तो नहीं अपॉइंट कर रहे कि आज हमने कर लिया, अगर फ्यूचर में उसे कोई नया काम सिखाना पड़ जाए तो वो है ही नहीं इस लायक कि वो कुछ नया सीख सके। ये इसलिए होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें नई स्किल्स, नए मेथड्स को सीखने का पोटेंशियल है उसमें या नहीं, ये देखा जाता है।
थर्ड टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है ताकि हमें पता लग सके उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब उसकी जो मेंटेलिटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी या नेगेटिव थिंकिंग है। उसका इंटेलिजेंस लेवल भी इसमें आ जाता है, उसका एटीट्यूड भी आ जाता है चीज़ों को लेके कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एप्टीट्यूड भी आ जाता है, इसमें कवर हो जाता है। एप्टीट्यूड मीन्स नए मेथड्स को सीख सकता है कि नहीं, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। बाकी जो टेस्ट है ना उसमें एक एक चीज़ कवर हो रही है, इसमें ओवरऑल सारा कुछ कवर हो जाता है। पर्सनैलिटी ओवरऑल बता दी जाती है हमें कि इस टाइप की उस पर्सन की पर्सनैलिटी है। उसके बाद है ट्रेड टेस्ट। जो ट्रेड टेस्ट होता है ना, जैसे मान लो जिस जॉब के लिए उस पर्सन ने अप्लाई किया है, तो उस जॉब की उसको कितनी नॉलेज है, पहले से कितनी नॉलेज है एग्जिस्टिंग, अब एट प्रेजेंट उसको कितनी नॉलेज है। एप्टीट्यूड में तो हम ये देखते हैं ना कि फ्यूचर तक वो कितना सीख पाएगा। अभी ट्रेड में हम एट प्रेजेंट देखेंगे कि आज के टाइम पे उसको कितनी नॉलेज है, उसकी नॉलेज को चेक किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट टेस्ट। अब इसमें देखेंगे कि उस पर्सन का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, परचेज डिपार्टमेंट भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, हर तरह के डिपार्टमेंट्स होंगे यहाँ। तो हमने देखना है उस पर्सन का इंटरेस्ट किस में है। अगर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है तो हम वहीं पे उसको फिर जॉब दे देंगे, अगर उसका हमें सब कुछ सही लगा तो। अगर उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो वो भी हमें यहाँ से पता लग जाएगा। तो ये किसी पर्सन के इंटरेस्ट को जानने के लिए लिया जाता है इंटरेस्ट टेस्ट। तो 5 तरह के मैंने आपको बताए टेस्ट। एक तो है इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है। तो इन पांचों में से कौन सा टेस्ट लेना है, कोई सा भी एक टेस्ट लिया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की उनकी पोस्ट वैकेंट है उनके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहा था सिलेक्शन प्रोसेस में, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप रहा टेस्ट लिया हमने, सिलेक्शन टेस्ट। अब देखो कुछ तो रिजेक्ट हो गए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में, फिर जो बचे हुए थे उसमें से कुछ का टेस्ट रिटर्न वाला पास हुआ, कुछ वहां पे रिजेक्ट हो गए। जो कुछ जिनका रिटर्न टेस्ट हो गया क्लियर, उनका अब इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू कौन लेगा, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होंगे किसी फील्ड में, जिस जो पोस्ट वेकेंट है उस फील्ड में जो लोग एक्सपर्ट हैं उनका एक पैनल होगा, वो इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू का क्या फ़ायदा होता है, रिटन टेस्ट में या प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हमें उस पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं पता लगता, नॉलेज वगैरह ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं पता लगता। तो इंटरव्यू में हमें उस पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल भी पता लग जाएगा, और इसी के साथ कि वो सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी दे सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनके बारे में भी कन्वर्सेशन हो सकती है इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में 100 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है, उनको हमने रिक्रूट किया था। अब 100 में से 30 तो चले गए, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही रिजेक्ट हो गए, 70 बचे। अब 70 में से 40 का सिलेक्शन टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया, 40 बचे। अब 40 का इंटरव्यू लिया, 40 में से मान लो 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया। अब हमारे पास 10 बच गए, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए 100 में से। तो अब 10 लोग जिनका इंटरव्यू क्लियर हुआ ना, उनके अब रेफरेंसेस चेक किए जाएंगे और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। रेफरेंसेस क्या होता है, जो उन्होंने फॉर्म फिल करके दिया होता है ना, इन 10 लोगों ने अब जो फॉर्म फिल करके दिया था उसमें एक ऑप्शन होता है, रेफरेंसेस देने होते हैं 2, मतलब जिनसे हम आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें, जो लोग आपको जानते हैं और जिनसे हम आपके बारे में पूछ सकें, आपकी इंक्वायरी कर सकें। तो उन लोगों से इंक्वायरी की जाएगी कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इनका करेक्टर कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब वो 10 जो हुए थे इंटरव्यू में क्लियर, अब उनमें से मान लो हमारे पास बच गए 8, 2 यहाँ से रिजेक्ट हो गए। ठीक है। जो 8 बचे, फिर उनके लिए सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाएगा कि हाँ इनको हमने सिलेक्ट कर लिया 8 को। अब उसके बाद उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन ली जाएगी कि वो मेडिकली फिट हैं भी हैं नहीं है। अगर मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें फिजिकल वर्क की नीड है,
पर फिजिकली इनमें से अगर कोई पर्सन फिट नहीं है, वैसे मेंटली वगैरह बाकी सारा कुछ नॉलेज लेवल सब सही है, फिजिकली फिट नहीं है, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, हमारे किसी काम का वो है ही नहीं। तो मेडिकल चेकअप भी उसका करवाया जाएगा, क्योंकि अगर पर्सन फिजिकली फिट है ना, तो ही वो मेंटली भी अच्छे तरीके से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर सकता है। तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। तो एक आधा पर्सन यहाँ से निकल जाएगा, जो बाकी बचे उनको जॉब ऑफर की जाएगी। ठीक है, अब जॉब ऑफर की जाएगी, तो जॉब ऑफर करते टाइम उनको जो एक लेटर दिया जाता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसमें सारा लिखा होता है कि इस डेट को आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है जॉब की, और इतना रीजनेबल टाइम भी दिया जाएगा, कि ये नहीं कि आज जॉब लेटर मिल गया तो कल ही वो ज्वाइन कर लेंगे। उसमें होता है कि 15 दिन में, महीने में या 2 महीने में, कब तक आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट का। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉई है वो साइन करता है इस पे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कई बार जॉब पे रखा जाता है, या इसमें क्या होता है, पूरा बताया जाता है कि ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतनी आपको पे दी जाएगी, इतने अगर आपने काम करना है, ये अलाउंसेस हैं, इतनी आपको मंथ में लीव मिलेंगी, ये सारी डिस्क्रिप्शन होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इस सारे को रीड आउट करके फिर एम्प्लॉई या कैंडिडेट इसके ऊपर साइन करता है। तो ये आपकी सिलेक्शन की कंप्लीट प्रोसेस थी। सबसे फर्स्ट स्टेप था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन सिलेक्शन टेस्ट, देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, देन चेकिंग द रेफरेंसेस, सिलेक्शन डिसीजन, then medical examination, after that job offer, and at last contract of employment. This is all about selection process. Is there any doubt in this process, is in any step? किसी भी प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं ना, उनको आपने सेम सीरियल ऑर्डर में करना होता है। करण आपने गलत कर दिया था ना, और जो स्टेप्स होते हैं उनको आपने सेम सीरियल ऑर्डर में लिखना होता है। पर जैसे बीच में मैंने टेस्ट बताई है, ये वाले होते हैं, टेस्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंस टेस्ट को सबसे ऊपर ही लिखना है, और फिर उसके बाद आपने सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे पर्सनैलिटी टेस्ट को ही लिखना है। ये आगे पीछे हो सकते हैं। Now we will start topic training and development. Firstly, you should know what is the difference between training and development. ट्रेनिंग होती है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर स्किल को सिखाने के लिए जो दी जाती है। ठीक है, और डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर काम को सिखाने के लिए, किसी पर्टिकुलर स्किल को देने के लिए नहीं होती। डेवलपमेंट किसी ह्यूमन बीइंग की ओवरऑल होती है, ओवरऑल ग्रोथ ग्रोथ उसकी। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया होगा मे बी, हाँ, एक अकाउंटेंट है, उसको कोई नया अकाउंटिंग के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा गया कहीं पे, तो वो सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर ही तो सीख के आएगा, अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक स्किल ही तो सीख के आ रहा है, तो ये ट्रेनिंग होगी। पर अगर किसी एम्प्लॉय को किसी कंसेप्ट को क्लियर करने, उसकी कंसेप्चुअल स्किल्स हैं जो, या उसका मोटिवेशन लेवल है जो, उसको इन्हांस करने के लिए कहीं पर भेजा जा रहा है, किसी सेमिनार वगैरह में या कहीं पर भी भेजा जा रहा है, तो उससे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। अगर वो मोटिवेटेड है तो वो ओवरऑल उसकी ग्रोथ होगी उससे। अगर उसके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स क्लियर हो रही है, तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ होगी। वो सिर्फ कोई एक नया काम करना नहीं सीख रहा। ठीक है, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया पर वर्क कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग में कवर होगा, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए है। पर अगर कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो हमेशा हमारे साथ रहना है, जिससे हमारी ओवरऑल ग्रोथ होगी, ओवरऑल ओवरऑल का मीन्स, जैसे मान लो कि उसमें तो क्या था, सिर्फ एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर ही सीखा, वो सिर्फ हमारे इसी जॉब को परफॉर्म करने में काम आएगा। पर अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड हो गया, या उसके जो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं वो इन्हांस हो गई, तो वो तो हमेशा ही हर लेवल पे उसके काम आएंगी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्यों जरूरत है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड ऑर्गेनाइजेशंस को भी होती है और एम्प्लॉयज को भी होती है, दोनों के लिए फायदा होता है इसका। नीड कह लो या बेनिफिट कह लो, एक ही बात है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा? ऑर्गेनाइजेशन का लर्निंग टाइम रिड्यूस होगा। मतलब कि अगर ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होंगे, वो किसी भी काम को फटाफट सीख जाएंगे, उनको किसी भी काम को करने में टाइम नहीं लगेगा, प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा देंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है।
उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एटीट्यूड फॉर्म होगा। अब जो पर्सन ट्रेंड है ना, ट्रेंड हो चुका है, उसको अब उस काम को करना आता है, अपनी पर्टिकुलर जॉब को करना, तो वो कॉन्फिडेंट भी रहेगा और उसकी पॉजिटिविटी रहेगी उसमें। अगर उसे उसी काम को ना करना आता होता तो वो ना ही कॉन्फिडेंट होता और उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जब वो पर्सन ट्रेंड हो गया तो उसको पता है अब किसी भी तरह की उसकी जॉब में कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। फिर है मैनेजिंग मैन पावर नीड। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ना किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पर्सन्स कम है, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अगर पर्सन ज़्यादा है ना, अब उस पर्सन को तो वो वाला काम नहीं आता होगा जो पोस्ट वेकेंट है, तो हम उसको ट्रेनिंग दे के उस नए काम की वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के थ्रू हमारी जो मैन पावर की नीड है वो भी पूरी हो सकती है। हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। हम किसी पर्सन को ट्रेनिंग देके उसको इंश्योर कर सकते हैं इतना कि वो अब चेंजेस को अडेप्ट कर सकता है। जैसे मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में ट्रेनिंग देके उससे उस स्किल को सिखा के हम उनको इतना ही इंश्योर कर सकते हैं कि वो खुद ब खुद उस चेंज को अडेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। इनमें से किसी में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कौन से? फोर्थ वाले में देखो क्या है, जब हमने किसी पर्सन को ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, जब हमने उसको ट्रेनिंग दे दी है तो उसको पता है कि उसकी जॉब में अगर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसने उस काम को, उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेंड है। अगर कोई पर्सन ट्रेंड ना हो फिर नहीं उसे पता लगेगा कि उसके काम को करते करते अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाती है तो वो उसको कैसे सोल्व करे। पर अगर वो ट्रेंड है, ट्रेनिंग के टाइम पे सब कुछ उनको सिखाया गया होता है कि अगर इस टाइप की या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो जब उस पर्सन को ट्रेनिंग ही दे दी तो वो तो अब आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। जब वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा तो उसमें अल्टीमेट बेनिफिट तो ऑर्गेनाइजेशन का ही है। समझ आया? अब एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट होते हैं इसके। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होते हैं, अब एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, उसकी ग्रोथ हुई, तो करियर के उसके जो ऑप्शंस है ना वो और ज़्यादा खुल जाएंगे, मतलब उसके लिए। जैसे कहीं और भी उसको अगर जाके काम करना पड़ जाए तो वहाँ पे भी वो काम कर सकता है। किसी अपर लेवल की पोस्ट पे भी उसको अगर काम करना है तो वो ट्रेनिंग लेके वो कर सकता है, उसके करियर के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे, अब बेटर ऑप्शंस मिलेंगे उसको। उसकी जब वो किसी ऊपर वाले लेवल पर शिफ्ट हो गया तो अर्निंग भी उसकी ज़्यादा ही होगी। उसका मोरेल, अब मोरेल मीन्स वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो जाएगा। अब जब उसको काम करना आता है, कोई ट्रेन्ड पर्सन है ना, वो कॉन्फिडेंटली ही काम करेगा। एंड एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। जैसे कोई मशीनरी है, अब वो ट्रेंड है उसको ऑपरेट करने में, तो कुछ गलत नहीं होगा वहाँ पे। पर अगर कोई अनट्रेन्ड पर्सन है वो किसी मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है तो वहाँ पे चांसेस होंगे एक्सीडेंट्स वगैरह होने के। एक्सीडेंट्स इन द सेंस कुछ उसने मशीनरी के साथ कुछ मान लो वियर एंड टीयर हो गया, या कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट वगैरह उसने कर दिया कुछ वहाँ पे, ऐसा सब कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट हुए, क्लियर है? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नली अगर रिक्रूट करना है पर्सन्स को तो उसके लिए क्या क्या मेथड होते हैं, ऐसे ही अगर ट्रेनिंग देनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कैंडिडेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, तो कौन कौन से मेथड वो अडॉप्ट कर सकती हैं वो अब हम पढ़ेंगे। बीच में जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं, जब मैंने आपको कंसेप्ट ही क्लियर कर दिया तो डिफरेंस तो आप खुद कर सकते हो ना, समझाने की तो जरूरत नहीं है अब मुझे। हो जाएगा। ओके, अब देखो ट्रेनिंग देने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ना काम करते करते सिखाया जाता है किसी पर्सन को। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली काम करके दिखाया जाता है इसमें। पहले उसको प्रैक्टिकली काम करके दिखाया जाएगा फिर उससे करवाया जाएगा।
इस तरीके से इसमें ट्रेनिंग दी जाती है ऑन द जॉब में। जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रीशियन है, उससे कोई पर्सन काम सीखने जाता है, पहले वो खुद करके दिखाता है, कुछ दिन उसको खुद करके दिखाएगा, सीखने वाला पर्सन उसको ऑब्जर्व करेगा कैसे कैसे वो कर रहा है, फिर धीरे धीरे करके वो उसको काम थोड़ा थोड़ा करके देना स्टार्ट कर देगा। जो पर्सन सिखा रहा था ना, वो सीखने वाले को अब थोड़ा थोड़ा काम देना स्टार्ट कर देगा, और इस तरीके से जो सीखने वाला पर्सन है वो धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है। तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? इसमें प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जाता, मतलब इसमें काम करते करते नहीं सिखाया जाएगा आपको। इसमें जैसे जो ये यूज किया जाएगा, जो मैनेजरियल टाइप की जॉब्स होती है ना उनके लिए, जैसे मीटिंग्स वगैरह, सेमिनार्स वगैरह हो गए, या कॉन्फ्रेंसेस हो गई उसमें, या प्रेजेंटेशंस हो गई। अब प्रेजेंटेशन में क्या है, स्क्रीन पर आपको सारा कुछ दिखा दिया जाएगा, एक पर्सन एक्सप्लेन करता रहेगा कि ऐसे ऐसे सारा होता है। तो उसमें प्रैक्टिकली तो नहीं ना आपको कुछ करके दिखाया, वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। थियोरेटिकल मतलब आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। दोनों तरह के मेथड समझ आए। अब जो ऑन द जॉब मेथड है, उसके अंदर भी 3 मेथड्स आते हैं ऑन द जॉब के अंदर, ठीक है। ऑन द जॉब का मतलब काम करते करते सिखाना। तो कौन कौन से 3 तरीके हैं जिसके थ्रू काम करते करते सिखाया जा सकता है? फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग में क्या होता है, वही वाला सेम चलेगा जो मैंने अभी अभी आपको इलेक्ट्रिशियन वाले के थ्रू बताया ना, वही सारा सेम चलता है। इसमें क्या होता है, एक मास्टर होता है जिसको हम ट्रेनर बोलते हैं, जो ट्रेनिंग दे रहा है, वो काम करके दिखाएगा ट्रेनी को। ट्रेनी होता है जो ट्रेनिंग ले रहा है। तो इसमें मास्टर जो होता है वो ट्रेनी को काम करके दिखाएगा। ट्रेनी उसको कुछ दिन ऑब्जर्व करेगा, फिर मास्टर उसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा काम देना स्टार्ट कर देगा। और धीरे धीरे करके उसको जब काम देना स्टार्ट करेगा, वो साथ के साथ उसके काम को ऑब्जर्व भी करेगा, ताकि कोई एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसा कुछ ना हो। और धीरे धीरे करके ट्रेनी काम करता जाएगा, तो धीरे धीरे करके मास्टर उसका काम बढ़ाता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा वो फुल्ली कंप्लीट वर्क उसको दे देगा करने को। और मास्टर खुद कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, सारा काम ट्रेनी करेगा। तो इस तरीके से ट्रेनी अपने काम में प्रैक्टिकली एफिशिएंट हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। ये होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग। क्लियर है फर्स्ट मेथड? सेकेंड इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ना वो लोग यूज करते हैं, जैसे वो होते हैं ना, ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के और जो कंपनीज वगैरह होती हैं, ये लोग करते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। ये कैसे करते हैं, इसमें ये जो ये क्या करते हैं, जैसे ये ना, जिन्होंने एमबीए की होती है, या अभी बीएड कर रहे होते हैं ना कई लोग, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। तो अब जैसे बीएड है, इसमें सेकंड ईयर में 2-3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। उसमें क्या होता है कि जो सीख रहा होता है, जो बीएड कर रहा होता है, उनको स्कूल्स में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें जो सीखने वाला पर्सन होता है ट्रेनी, उसको प्रैक्टिकली काम, रियल वर्क सिचुएशन जो होती है ना, रियल वर्क सिचुएशन में काम करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। और काम करते हुए उसको जो पैसे मिलते हैं ना बदले में, वो सैलरी से बहुत ही कम होते हैं। उसको सैलरी नहीं बोलते, उसको स्टीफंड बोला जाता है। इंटर्नशिप के दौरान जो मिलता है कैंडिडेट को, उसको स्टीफंड बोला जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, उस पर्सन को रियल वर्किंग कंडीशन में काम करने का मौका मिल जाता है। और ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज को क्या फ़ायदा होता है कि उनको कम सैलरी में कोई पर्सन काम करने के लिए मिल गया, ठीक है। तो ये होता है इंटर्नशिप में। अब जैसे मान लो कि मैंने बीएड तो कर ली, पर मैंने कभी आज तक बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं ना हो पाऊंगी, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली है। पर अगर मैं किसी स्कूल में, मुझे 2 महीने के लिए भेज दिया जाता है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। फिर अगर मैं 2 महीने वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लगा ली, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। ये चीज़ होती है इसमें, ठीक है। पहले नॉलेज हमें पहले से ही होती है, पर हमें रियल वर्किंग
सिचुएशन में काम करने का मौका मिल जाता है, तो जिससे हमारे अंदर ट्रेनिंग आ जाती है। क्लियर है? सेकेंड मेथड। ओके। थर्ड है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब ये जो इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है, ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ये हम कर चुके हैं, किस में किया था हमने ये? रिक्रूटमेंट में किया था ना। रिक्रूटमेंट की जो नहीं, रिक्रूटमेंट की नहीं, स्टाफिंग में किया था हमने। ये वाला जो स्टेप है, इसमें क्या होता था कि जो पर्सन्स हमने अपने वैकेंट पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिए थे, उस उनको हम ओरिएंट करते थे। ओरिएंट कैसे? उनको हम पुराने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो करवा उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नए एम्प्लॉयज़ का इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। वो पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ मिलके काम कर सकेगा, लॉयल्टी वाली फीलिंग आ जाएगी उसमें। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के ऑपरेशंस, इन सब के बारे में उसको नॉलेज दी जाएगी। कंपनी किन किन प्रोडक्ट सर्विसेज में डील करती है, ये सारी उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या क्या यहाँ पे ट्रेनिंग प्रमोशन के लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कब ट्रांसफ़र किया जाता है, किसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना है, ग्रावेंसेस सेल के बारे में, ये सारा कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है? इसमें मतलब आप ये कह सकते हो कि नए अपॉइंटेड एम्प्लॉय को पुराने वाले आपस में मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है इनको, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो कि आप ओरिएंटेशन में पढ़ के आए हो ना, वही है इसमें। ठीक है? तो ये तीन मेथड थे आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। अब लास्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का आपको यहाँ पे मेथड दिया हुआ है, वेस्टिब्यूल स्कूल या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसको बोल सकते हो। इसको डुप्लीकेट मॉडल बोलते हैं। ये तब यूज़ किया जाता है जब जो एक्चुअल मशीन्स है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीन्स पर हम किसी नए सीखने वाले पर्सन को काम सिखाने लग जाएं, अब कोई नया सीखने वाला पर्सन है वो गड़बड़ भी तो कर सकता है ना, तो वो मशीनें ख़राब भी हो सकती हैं। इसलिए इस मशीनरी को, ये जो एक्सपेंसिव मशीनरी होती है, इसका एक डमी मॉडल तैयार कर लिया जाता है, और उस डमी मॉडल को तैयार करके उसके ऊपर वर्कर्स को या लोगों को काम सिखाया जाता है। क्योंकि अब जो डमी मॉडल है वो ख़राब हो भी गया तो भी कितना नुकसान हो जाएगा, पर जो एक्चुअल है वो तो नहीं ना ख़राब होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऐसे ही क्या होता है, अगर कोई अकाउंटेंट नया नया होता है ना, जिसने पहले कभी काम नहीं किया होता, उसको एक डुप्लीकेट रजिस्टर जो ओरिजिनल जैसा होता है उसमें एंट्रीज वगैरह सारी करनी सिखाते हैं। फिर जब वो ट्रेंड हो जाता है ना, तब उसको ओरिजिनल रजिस्टर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, उस पर्सन को एक्चुअल जो वर्किंग कंडीशन है उसमें तो नहीं ना काम कराया जा रहा, डुप्लीकेट में कराया जा रहा है, इसलिए इसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। वहाँ पे इंडक्शन वाले में भी देखो, एक्चुअल वर्किंग इन्वायरमेंट था, अप्रेंटिसशिप में भी एक्चुअल था, इंटर्नशिप में भी एक्चुअल था, लेकिन इसमें एक्चुअल नहीं है, इसमें डुप्लीकेट है, डमी है। तो इसलिए इसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर हो गया। दिस इज ऑल फॉर टुडे।